एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ इसी वर्ष 2021 का यूपी मेट्रो का पेपर। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। और दोस्तों, हमारा वीडियो आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही नए नए पेपर लेकर के हाजिर होता रहूँगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए मैं जितेंद्र सर इस पेपर को सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, नॉलेज ऑफ पीक फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन टेस्टिंग। जो पीक फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर या पीक गुणांक है, ये किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है या किसकी टेस्टिंग या किसकी जांच की जानकारी में के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसमें करंट नहीं हो सकता है, फ्रिक्वेंसी भी नहीं, वोल्टेज नहीं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहती है। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है, एक तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टतापात कम हो। तो दोस्तों, या तो वोल्टेज ड्रॉप कम होने के लिए रेजिस्टेंस को, सीधी बात है, रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए। यहाँ लिखा है तार का प्रतिरोध, ठीक है, बढ़ाया जाना चाहिए, ये बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि बढ़ाया जाना चाहिए, तो तार के प्रतिरोध को तो बढ़ाएंगे नहीं। अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो करंट का यहाँ पर जो है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ाएंगे तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्योंकि धारा जो है अधिक से अधिक प्रवाहित होगी। चलिए दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा प्रवाहित होगी, इससे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप V = IR। ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो जाएगा या ये व्यास चालक का ज़्यादा हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा और करंट जो है अधिक से अधिक प्रवाहित होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है, रेजिस्टेंस जब घट जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्र जो है बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर खाली स्थान का होता है। एक वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है 11 kV/415 वोल्ट, ये केवी में रहेगा। 11 kV/415 वोल्ट का एक वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ये दोस्तों ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये भी ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर है। और ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम वितरण ट्रांसफार्मर के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है। तो ऐसे स्रोत या ऐसे ऊर्जा के स्रोत या ईंधन के स्रोत जो भविष्य में ख़त्म या समाप्त हो सकते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो है कोयला आएगा। पवन को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना भूतापीय ऊर्जा को, ना ही सौर ऊर्जा को। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो एक सेकंड में किसी भी पथ पर एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। दोस्तों, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। और एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, एफ। और एक चक्र को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। और दोस्तों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ दिया गया है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। तो एक सेकंड में जितने रोटेशन ये चक्र पूरे किए जाएंगे, इसको हम आवृत्ति कहेंगे। चलिए दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ईंधन जल द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसे ऊर्जा का नवीकरणीय रूप
माना जाता है। तो दोस्तों जल के द्वारा दो ही इस प्रकार की गैसें हैं जो उत्पादित की जा सकती हैं, या तो आपकी हाइड्रोजन हो सकती है या ऑक्सीजन हो सकती है। यहाँ ऑक्सीजन से रिलेटेड तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ शक्ति गुणक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है। तो शक्ति गुणक का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्वालिटी फैक्टर या क्यू गुणांक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत इस्त्री या इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा उपयोगी है। तो दोस्तों VIR केबल इसमें उपयोग में लाया जाता है सप्लाई प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन राइट है। PVC केबल समर वगैरह जो रहती है, जो पानी खींचने वाली समर रहती है, उसमें लगाया जाता है। लेड शीथ जो केबल होती है ये ऋतुशय होती है और इसमें मतलब तापमान या वातावरण के परिवर्तन वाला जहाँ स्थान होता है ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है दोस्तों चालकता, इसको जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम और कंडक्टेंस का मात्रक होता है साइमन या मोहो। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला करेक्टली डेफिनिट्स द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ठीक है, यह किसी भी वायर का जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए जो मतलब सही सूत्र है वो कौन सा हो सकता है। यहाँ दोस्तों वोल्ट बटे करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, तो पहले ही ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। यहाँ लिखा है सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट्स और कर लीकेज करंट जो है ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए रहता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब कोई भी चालक है, इस चालक के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, जो लीकेज करंट होगा इसमें से जिसके कारण ये गर्म हो जाता है, ठीक है, लीकेज करंट और इसमें से प्रवाहित होने वाली वोल्टेज, ठीक है, दोनों का रेशियो जो रहता है ये रेजिस्टेंस मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि इसको ख़त्म किया जा सकता है, नाभिकीय की ऊर्जा ख़त्म हो सकती है, प्राकृतिक गैस जो है ये भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। अगला है ज़मीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 1.5 मीटर होती है ज़मीन से, जो जैसे कोई ये दीवार है, ये कोई दीवार है और ये इसका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर अगर कोई बोर्ड लगाया गया है तो यहाँ से बोर्ड के बीच की दूरी जो है ये आपकी 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये दूरी जो रहती है 1.5 मीटर होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्लांट गिव्स मिनिमम एवरेज कैपिटल कॉस्ट, जो स्थापन लागत होती है ये औसतन जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के द्वारा जो स्थापन लागत होती है ये मिनिमम किसकी हो सकती है, ठीक है, ऑनशोर विंड, इसका जो है जो एवरेज कैपिटल मतलब औसत स्थापन लागत जो होती है ये इस प्लांट की मतलब ऑनशोर विंड मिल जो रहता है इसकी स्थापन लागत जो होती है वो सबसे कम होती है। दोस्तों एक पंखा होता है इसमें और रोटर लगा होता है और इसमें एक टावर होता है, वही चीज़ है। नेक्स्ट है द शाफ्ट टार्क ऑफ ए डीसी मोटर इज लेस देन इट्स आर्मेचर टार्क बिकॉज ऑफ लॉसेस। तो रोटेशनल लॉसेस होता है दोस्तों, ये रोटेशनल मतलब घूर्णी हानियाँ होती हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर लिखा है शाफ्ट टार्क और आर्मेचर टार्क दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ये रोटेशनल लॉसेस का होता है, मतलब घूर्णी हानियाँ जो होती हैं उसके कारण, मतलब घूर्णी हानियों के अंतर्गत वायु घर्षण हानियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंसुलेशन प्रतिरोध का मान खाली स्थान में दिया जाता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध को सबसे पहली बात है इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगर के द्वारा मेजरिंग किया जाता है या मेगर के द्वारा इसको मापा जाता है, और मेगर के द्वारा जो रेजिस्टेंस मापा जाता है उसको हमेशा मेगा ओम में ही दर्शाया जाता है। 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम, 10⁻6 ओम होता है ये, ठीक है, 10⁻6 ओम होता है। 1
मतलब मेगा ओम इक्वल टू, ठीक है। और ये ओम, किलो ओम, मिली ओम ये सब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका मेजरिंग जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजरिंग हमेशा मेगर के द्वारा किया ही जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। चालक का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इंसुलेशन की गुणवत्ता, इसके लिए चालक के आकार से इंसुलेशन की गुणवत्ता का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे तो वहाँ तो इंसुलेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए इसकी गुणवत्ता को इसमें नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्रीज्ड, निम्न में से किसको बढ़ाया जाए। देन व्हेन टेम्परेचर इज एडेड टू सिलिकॉन, ठीक है। तो निम्न में से अगर किसका, निम्न में से यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो सिलिकॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिलिकॉन की जो है वो चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी जो है इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ये एक अर्धचालक पदार्थ होता है, अर्धचालक धातु होती है, और इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है, और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है ऋणात्मक होता है। दोस्तों याद रखेंगे, सिलिकॉन का सिंबल है SI, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है ये 14 लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं। जिस पदार्थों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम और कार्बन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में गेट प्रतीक की पहचान करें। तो यहाँ जो ये प्रतीक चिन्ह दिया गया है दोस्तों, ये नॉर गेट का है। इसमें केवल अगर ये इतना ही रहता, यहाँ इतना ही रहता, तो ये और गेट हो जाता। इसके पीछे यहाँ बबल लगा दिया तो ये नॉर गेट हो गया। और गेट का सूत्र जो समीकरण रहता है आउटपुट, ये A+B होता है, और नॉर गेट में A+B और इसके ऊपर वार लगा देते हैं यदि इनपुट यहाँ पर A और B है। तो दोस्तों ये नॉर गेट का है, इसमें देख लीजिए आंसर दिया होगा यहाँ नॉर गेट, C ऑप्शन राइट है। इसमें कुछ और भी है इसी टाइप के जो पेपर में आ जाते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज होता है। अगर दोस्तों इसी चिन्ह को इस प्रकार से निर्मित किया जाए और इसके आगे इस प्रकार से 2 लाइन, एक लाइन और हो, तो ये जो है ये XOR गेट का है चिन्ह। तो XOR गेट का ये चिन्ह है, और XOR गेट का जो आउटपुट फॉर्मूला होता है, यहाँ पर A और B रहेगा इनपुट, जो आउटपुट प्राप्त होगा ये रहेगा A+B, और इसके ऊपर एक सर्किल रहेगा जो XOR का निशान है, यहाँ प्लस या फिर इंटू दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसके अलावा एक और चिन्ह ऐसा ही होता है जिसमें यहाँ पर बबल लगा रहता है। जब यहाँ बबल रहेगा और आगे ये कैपेसिटर जैसा निशान भी रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाता है XNOR का। तो XNOR के होते हैं यहाँ डबल फार्मूला, या तो A+B XOR A XOR B रहेगा और इसके ऊपर बार रहेगा, एक तो ये रहेगा, और दूसरा इसका है, जैसे मान लो यहाँ पर इसी प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर XNOR गेट का ये चित्र है, ये चिन्ह है, और यहाँ पर रहेगा आपका A, ये सर्किल रहेगा, और इसके अंदर रहेगा यहाँ डॉट रहेगा, ठीक है, और यहाँ रहेगा आपका B। ये भी आपका XNOR का है, और एक और XNOR का होता है जो मैं बता रहा था, A XOR B, और इसके ऊपर बार। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो ये चिन्ह दिया गया है ये नॉर गेट का है, C ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक भूसंपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है। तो रस्सी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अर्थिंग नहीं किया जाता है, पहला ऑप्शन राइट है। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और छड़ या रॉड अर्थिंग ये दोनों होते हैं। प्लेट अर्थिंग में 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे ये रहता है 3.15 mm। ये कापर प्लेट का अर्थिंग, कापर अर्थ प्लेट रहती है। अगर यहाँ पर 6.3 आ जाएगा, ठीक है, तो GI का प्लेट रहता है, ये इसका मेजरिंग रहता है। और पाइप में
19 और 38 का। 38 mm का पाइप 2.5 फुट लंबा लिया जाता है, ठीक है। 38 mm का पाइप रहता है 2.5 फुट लंबा, या 2.5 फीट इसकी लंबाई रहती है, ठीक है। और ये ज़मीन में मतलब इस पाइप की लंबाई न्यूनतम 2.5 फीट होनी चाहिए या 2.5 फीट होनी चाहिए, इससे 2.5 मीटर होनी चाहिए, इससे अधिक भी हो सकती है। ये ज़मीन की नमी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। और रॉड अर्थिंग में आवश्यकता अनुसार रॉड की लंबाई ली जा सकती है। तो यहाँ जो अर्थिंग का प्रकार है दोस्तों, रस्सी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अर्थिंग नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन राइट है। अगला यहाँ एक और चित्र दिया गया है। आकृति में दिए गए प्रतीक की पहचान करें। तो यहाँ जो ये चिन्ह दिया गया है दोस्तों, ये चिन्ह है आपका UJT का। ये चिन्ह UJT का है। इसमें 2 बेस होते हैं और एक इमीटर होता है। 2 बेस होते हैं और इमीटर होता है। इस प्रकार का ये सिंबल होता है। देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर से, इस प्रकार से सिंबल होता है, इस प्रकार से। और इसमें ये रहता है इमीटर, जिसको उत्सर्जक भी कहा जाता है। एक होता है बेस 1, एक होता है बेस 2। 2 आधार होते हैं और एक होता है इमीटर। यहाँ से होती है धारा सप्लाई, या धारा को इनपुट किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ है हेनरी विद्युत की इकाई है। हेनरी विद्युत खाली स्थान किसकी इकाई है? तो हेनरी जो रहती है प्रेरकत्व की इकाई, धारिता की इकाई होती है फैरड, रोध की इकाई होती है ओम। धारिता की इकाई फैरड और हेनरी जो है ये प्रेरकत्व की इकाई होती है, जिसको इंडक्टेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है खाली स्थान के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में रूपांतरित करता है। और जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो कन्वर्टर है इसका काम होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में रूपांतरित करना। और इन्वर्टर का मुख्य काम होता है DC सप्लाई को AC सप्लाई में रूपांतरित करना। ठीक है दोस्तों, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी इकाई होती है जो किसी भी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में रूपांतरित कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका पहला सही, क्योंकि यहाँ लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा रहा है। जनरेटर को शाफ्ट पर यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो जनरेटर के टर्मिनल से होकर के सप्लाई प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंडों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी सही, वोल्टता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ए इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम ए लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब प्रकाश को अवशोषित करना, ये रहेगा इसका आंसर। बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा DC ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में AC ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है? ऑप्शन आपका पहला राइट है। यहाँ DC ट्रांसमिशन प्रणाली अधिक जटिल और महंगी होती है। ऑप्शन पहला आपका एकदम राइट है। अगला है DC मशीन में गति। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ रहता है एक फॉर्मूला EB, यह विरोधी विद्युत भाग या बैक EMF, इसको गवर्नर भी कहा जाता है। DC मशीनों का गवर्नर भी इसको कहा जाता है। तो EB बराबर होता है phi ZNP/60A। इस फॉर्मूले से हम लोग तुलना कर सकते हैं, N गति N समानुपाती हो जाएगा EB। तो इससे आपको पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 ऑप्शन आपको पता चल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर दूसरा B ऑप्शन आपको पता चल रहा है और C ऑप्शन पता चल रहा है इसके द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा। इससे पता चल रहा है कि जो गति होती है ये विरोधी विद्युत भाग बल के सीधे समानुपाती होती है। पहला तो एकदम आपका गलत हो गया और लास्ट भी गलत हो गया। अब देखिए इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट क्या करते हैं। यहाँ आपने लिखा था EB =
फाई जेड एन पी बटे 60A, इस प्रकार से इसको लिखा गया था। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एन समानुपाती 1/फाई। तो इसको कहा जा सकता है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गति होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती और गति होती है किसके, ईएमएफ के समानुपाती। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल्स समतुल्य की इकाई है तो ग्राम प्रति कूलाम होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इम्प्योरिटी इज नॉन एज। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो डोपिंग की जाती है ये अशुद्धि कौन सी होती है, ठीक है। तो इसको दाता अशुद्धि के नाम से, डोनर अशुद्धि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एन टाइप के जो अर्धचालक बनाए जाते हैं इसमें पंच संयोजी धातुएं मिलाई जाती हैं और पंच संयोजी धातुओं में से कोई भी एक धातु जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों में से किसी एक में अल्प मात्रा में मिलाई जाती है, जिससे एन प्रारूपी अर्धचालक बनकर के तैयार होते हैं। तो ये पंच संयोजी धातुएं ये होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एंटीमनी Sb एंटीमनी है, इनमें में से कोई एक धातु, और सिलिकॉन या जर्मेनियम में से कोई एक धातु, ठीक है, दोनों में से। तो इसमें से इन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इनमें में से कोई एक धातु अशुद्धि के रूप में जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला देते हैं तो पंच संयोजी अर्धचालक प्राप्त होता है। और ये पंच संयोजी धातुएं हैं, इनमें में से किसी एक धातु को जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब मिलाया जाता है तो एन प्रारूपी अर्धचालक बन करके तैयार होता है। और ये धातुएं जो हैं ये डोनर धातुएं कहलाती हैं, क्योंकि इन धातुओं की फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इन धातुओं की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होता है, क्योंकि अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, प्रत्येक परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इनको डोनर या दाता धातुएं या दाता की धातुएं भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मोटर इज स्विच्ड ऑन। जब किसी मोटर को प्रारंभ किया जाता है द काउंटर ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल इज। जब किसी मोटर को प्रारंभ किया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या होगा। तो दोस्तों, जब किसी भी मोटर को प्रारंभ करते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है इसको बैक ईएमएफ या ईबी भी कहा जाता है, जिसको गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा 0। इसको काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है, 0 रहता है प्रारंभ में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है E1 = A sin ωt प्लस, यहाँ लिखा है E2 = A sin ωt -φ। तो यहाँ दोस्तों एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा ये लैग हो रहा है कि लीड हो रहा है। तो E1 के लिए मैंने बनाया, जैसे मान लीजिए E1 को मैंने रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस में हो गया आपका E1 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो E2 को हम नीचे लेकर के जाएंगे, ठीक है। E2 हो जाएगा यहाँ, इसको रीसेट पुनः देख लेंगे। E1 हो गया आपका यहाँ और E2 हो गया आपका, E2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इससे आपको पता चल जाएगा E1 जो है, E1 है लीड कर रहा है किससे, E2 से। यह हम कह सकते हैं E2 जो है लैग कर रहा है E1 से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। E1 = A sin ωt और E2 = A sin ωt -φ है। तो निम्न में से क्या सही है। यहाँ देख सकते हैं ये जो है E1 जो है लीड कर रहा है E2 से, यहाँ हम कह सकते हैं, या फिर E2 जो है ये लैग कर रहा है E1 से। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही, क्योंकि E2 है E1 से 5 डिग्री पीछे। मैंने अभी बनाया था इस हिसाब से, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। E2 जो है E1 से 5 डिग्री लैग है या पीछे है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ज्यावक्रिय साइनोसॉइडल AC के लिए शीर्ष गुणांक या इसको पीक फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर भी कहा जाता है का मान क्या होगा। तो इसके लिए पीक फैक्टर का मान सदैव स्थायी होता है और ये होता है
के पी इक्वल टू RMS वैल्यू, RMS मान बटे औसत मान, ठीक है, औसत मान, ये इसका फॉर्मूला होता है। और साइनसॉइडल AC सर्किट के लिए जो रहता है ये हमेशा पीक वैल्यू 1.414 या √2 रहता है, क्योंकि √2 का वैल्यू ही 1.414 होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक EMF निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया है, इसको गवर्नर के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है भू प्रतिरोध मान। भू प्रतिरोध मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो मृदा के रंग से इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है, ठीक है। नमी के ऊपर निर्भर करता है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, मृदा ककड़ीली है या अच्छी मृदा है, दोमट है, बलुई है, कैसी है, लेकिन रंग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है 3 फेज प्रेरण मोटर रोटर, ठीक है, पर घूर्णन करती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर रहता है हमेशा तुल्यकालिक गति से कुछ कम गति पर ही चलता है, इसीलिए इसकी रोटर की स्पीड जो रहती है ये आर्मेचर की स्पीड से कुछ कम रहती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये पोजीशन होती है NS जो रहता है ये, सॉरी, NS की जो स्पीड होती है ये N से अधिक रहती है, या N जो रोटर की स्पीड है NR इसको कहा जा सकता है। जो रोटर स्पीड होती है ये NS से हमेशा कम होती है, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है N इक्वल टू NS और 1 - S। ये S यहाँ पर स्लिप है, NS है सिंक्रोनस स्पीड, N है रोटर स्पीड। तो रोटर की स्पीड जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है। दोस्तों याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा स्तर क्या होता है। तो दोस्तों एक अर्धचालक है, अर्धचालक के लिए एनर्जी बैंड इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ बैंड गैप जो रहता है EG, बैंड गैप जो रहेगा ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके लिए? अर्धचालकों के लिए। अगर यहाँ पर चालक हो जाएंगे, ठीक है, तो चालक में बैंड गैप जो रहता है, एनर्जी गैप जो होता है ये इक्वल टू होता है 0। और अगर यहाँ पर कुचालक पदार्थ आ जाएंगे तो कुचालकों का जो एनर्जी गैप जो होता है EG जो होता है ये होता है 5। कुचालकों के लिए एनर्जी गैप जो लिया जाता है EG को 5 से 15, मतलब 5 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखना। अर्धचालकों के लिए जो है एनर्जी गैप जो होता है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन पर केवल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को कहा जाता है। तो किसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग होती है लोड धारा ले जाने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। N प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक होते हैं। जो N टाइप होते हैं ये पंच संयोजी धातुओं से मिलाकर के बनाए जाते हैं। तो पंच संयोजी जो धातुएं होती हैं ये डोनर होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। अधिकांश वाहक हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हमेशा गति करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है इंसुलेशन या रोधन में निम्न में से कौन सा ब्रेकडाउन पैदा होता है। तो ताप और विद्युत, ठीक है, ताप और विद्युत या इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमेशा उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ लिखा है वर्ग ए प्रवर्धक के एम्पलीफायर में चालन कोण का मान होता है। एक पूर्ण चक्र होता है, इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। एक पूर्ण चक्र होता है और इसकी दक्षता जो होती है 35% से कम होती है। वर्ग ए या क्लास CLASS क्लास ए की जो एफिशिएंसी होती है ये 35% या इससे कम रहती है। ए ऑप्शन आपका राइट था। यहाँ है टार्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए DC मशीन आर नोन एज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक या विद्युत कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। इसको जो है अभिलेख भी कह सकते हैं एक तरीके से, टार्क और आर्मेचर करंट। तो ये रहता है आर्मेचर करंट और टार्क, इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। ये रहेगा, यहाँ पर टार्क रहेगा और यहाँ पर आर्मेचर करंट रहेगा। तो इसको जो है विद्युतीय ग्राफ भी कहा जा सकता है। ये DC मशीन के लिए इस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा यूजेटी की हानि का वर्णन करता है? तो उपयुक्त प्रवर्धक, ठीक है, प्रदान करने में असमर्थ है। तो प्रवर्धन मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन। तो इसके द्वारा जो है किसी भी सप्लाई को एम्पलीफाई या बढ़ाया नहीं जा सकता है, एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे और 20 मिनट के लिए 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्रोमियम का 2.16 ग्राम मुक्त होता है तो क्रोमियम के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बैटरी से रिलेटेड है और इसके लिए जो फॉर्मूला उपयोग में लाया जाएगा ये होता है M इक्वल टू ZIT, ठीक है। इसमें T जो रहता है ये रहता है आपका समय, I रहता है करंट, Z रासायनिक तुल्यांक है जो पूछा गया है, और M इसमें द्रव्यमान होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये वैल्यू है M का, करंट यहाँ पर 5 एम्पियर दिया गया है, टाइम दिया गया है यहाँ। इससे हम Z का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं देख लीजिए। यहाँ से होगा Z बराबर M बटे I और T। M का मान हो जाएगा 2.16 अपान इस समय को 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60, ये 60 मिनट हो गया, 60 20 80 मिनट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 80 मिनट और गुणे इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, और इनटू 5 एम्पियर का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, या 8 पंचे हो गया 40, तो यहाँ और 4 छंग हो गया 24। तो ये हो जाएगा आपका Z बराबर 2.16 अपान 8 पंचे 40, 4 छंग 24। तो ये हो गया 24 गुणे 10 का घात 3। इसको ऊपर लेकर के जाते हैं, 24 का भाग हम 216 में देंगे तो 9 बार जाएगा, इंटू 10 का पावर हो जाएगा आपका -5 ग्राम प्रति कूलाम। तो सी ऑप्शन आपका राइट आएगा दोस्तों। तो इसी फार्मूला के द्वारा इसको डिफाइन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हाँ दोस्तों, एक और बात है, मैंने एक बुक लिखी हुई है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। कोचिंग से इस बुक को ख़रीदा जा सकता है, अमेजन से भी ख़रीदा जा सकता है। ATC इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन के नाम से है ये बुक, ठीक है। और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंगल लाइन में पूरी बुक है और इसमें ट्रिक के साथ 100 से अधिक इसमें ट्रिक हैं। दोस्तों, नित्य प्रकाशन से इस नंबर पर कॉल करके बाई पोस्ट भी इस बुक को परचेज किया जा सकता है या मंगाया जा सकता है। और दोस्तों, नेक्स्ट बुक हमारी मार्केट में जल्द ही अवेलेबल होने वाली है। ये ऑब्जेक्टिव रहेगी ATC इलेक्ट्रिकल के नाम से, और इसमें लगभग 7000 के आसपास प्रश्न रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, गुड नाइट।